स्वच्छ भारत अभियान के तहत प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र जिला बनारस में है, जिसमें ब्लॉक पड़ता है आरा जी लाइन और आरा जी लाइन के ही तत्वाधान में गांव पड़ता है शाहबागर। प्रधान जी, पहला सवाल जो हमारा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना थी उज्ज्वला योजना, जिसके तहत किसी मतलब गरीब परिवारों को दिया जाता था गैस और चूल्हा। उसके तहत आपने कितने लोग को लाभ दिया है और कितने लोग लाभ से वंचित रह गए हैं? जो वंचित रह गए हैं वो किन कारणों से वंचित रह गए? देखिए, अभी तक अपने कार्यकाल में मैंने लगभग 70 लोगों को उज्ज्वला योजना का लाभ दिलवाया है और मैं प्रतिदिन अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से और लोगों को सूचनाएं देता रहता हूँ कि जो भी व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जो उज्ज्वला योजना का लाभ नहीं पाए, वो आकर के अपना फॉर्म सबमिट करो। हमारे यहाँ आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जो भी चीज़ें हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, वो हमारे यहाँ ला के जमा करते हैं और इसके बाद जो है कि हमारे जो भी इसका होता है काम, बाकी का काम वहाँ से अधिकारी आते हैं और फिंगर जो होता है बाकी डॉक्यूमेंट भरने के लिए, तो ये सारा काम जो है कर देते हैं। तो प्रधान जी, कितने लोग बच गए होंगे? और हमको लगता है कि अब तो बहुत ज़्यादा लोग नहीं बचे होंगे, लेकिन कुछ डाटा बता दें, हमारे व्यूअर्स जानना चाहते हैं डाटा। देखिए, जैसे हम तो लगातार उनसे पूछते रहते हैं गाँव के लोगों से, जो बचा हुआ है वो आ करके फॉर्म सबमिट कर देते हैं। आज जैसे कि आज के दिन करीब 19 लोगों को उज्ज्वला योजना आज के दिन, तो इतनी वजह एक मेरे पास पासबुक पड़ा हुआ है, पड़ा हुआ है। ये है राबिया, बाकी लोग ले गए हैं, ये बच्ची रह गई, महिला कहीं काम करती हैं, वो थी नहीं, उनका सिलेंडर, उनका रेगुलेटर फाइल सारा कुछ रखा हुआ है, अभी वो आएंगे शाम को लेकर चलेंगे। प्रधान जी, इसी से हमारा दूसरा सवाल है कि जिस तरीके से मोदी 1.0 में उज्ज्वला योजना दिया गया, ये एक तरीके से देखा जाए तो विकास का कार्य कम था और प्रलोभन ज़्यादा थे वोटिंग को लेकर। इसमें नो डाउट उन्होंने सरकार में वापसी किया आए भी। तो ये जो पहला 1.0 उसके बाद तो दिया गया, लेकिन दोबारा सिलेंडर नहीं दिया गया। दोबारा नहीं दिया तो हमारे बनारस ब्यूरो चीफ हैं संदीप पटेल जी, उन्होंने सर्वे किया और सर्वे में पाया कि जिनको, अगर मैं 100% पे बात करूं कि एक गांव में 100 लोग हैं, 100 लोगों को उज्ज्वला योजना दिया गया, उसमें से 99% लोगों की गैस जो है ठंडे बस्ते में दोबारा रिफिलिंग नहीं करा पाए। तो इस पर क्या करना चाहिए? नहीं, ऐसा तो नहीं कुछ है हमारे यहाँ। कुछ एक लोग ऐसे होंगे जो दोबारा रिफिलिंग नहीं करा सकते। प्रधान जी, ये सर्वे है। नहीं, मैं समझ रहा हूँ, ये सर्वे है, ऐसा कोई हम, लेकिन हमारे यहाँ, मैं अपने यहाँ की बात कर रहा हूँ, हमारे यहाँ जब हमारे संज्ञान में है तो करीब 90% घरों में गैस है और लोग गैस। एक प्रधान जी ये जानना चाहते हैं कि जो कि आपके माध्यम से मनरेगा का काम चल रहा है और मनरेगा के माध्यम से 100 दिन की जहाँ पे रोजगार दी जा रही हो, बेरोजगारी एकदम चरम पे है, वहाँ पे एक गरीब परिवार जो कि अनाज भी फ्री में ले रहा है, डबल इंजन की सरकार, फिर से वही लोक लुभावने चीजें, तो कैसा नहीं लगता है जहाँ पे 100 दिन की रोजगार आप दे रहे हो, वहाँ पे 1200-1300 रुपए के सिलेंडर, हाउ कैन पॉसिबल दैट? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ कि जो भी अगर डबल इंजन की सरकार है, इनकी तरफ से जो भी ये राशन वगैरह वितरण किया जा रहा है, मैं तो उस चीज़ का विरोध करता हूँ। नहीं सर, अभी हम सही करें कि जहाँ पे अनाज भी फ्री दिया जा रहा हो, इतना पैसा नहीं है कि गेहूँ चावल खरीद सके, वहाँ पे 1100-1200 रुपए का जो है, ऐसा तो नहीं कि ये सब्ज बाग था और कैसे पॉसिबल होगा ये कि सिलेंडर 1100-1200 रुपए लोग जो है कि ये केवल हमारे यहाँ पे सोचने की बात है। 1200 रुपए का सिलेंडर लोग ले रहे हैं, 1000 का, 1100 का, 900 का, जो भी सिलेंडर का रेट है, सिलेंडर लोग भरवा रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। राशन तो उनको फ्री में मिल रहा है, मोदी जी फ्री में बंटवा रहे हैं, राशन महीने में 2 बार दे रहे हैं ऐसे लोग। अच्छा, इससे क्या हो रहा है कि लोग थोड़े से, हम ये कह सकते हैं कि थोड़े से आलसी होते जा रहे हैं। नहीं सर, एकदम ओपनली बताया कि आलसी किस तरीके के होते जा रहे हैं। आलसी का मतलब ये कि जैसे अब है ना कि अब आदमी जा रहा है कमाने, कमा कर खा रहा है, जा रहा दिन भर दिहाड़ी पे 300-400 रुपये मासों मजदूरी करके आ रहा है, वो आदमी घर में अपना राशन कलेक्ट कर। अब क्या है, लोग जो राशन फ्री मिल जा रहा है और जैसे कि उनके घर में मान लीजिए 6 यूनिट है, 2 बच्चे और हो गए, नए राशन कार्ड में नाम होगा 8 यूनिट हो गए, तो वो महीने का जो राशन उनको है और महीने का राशन वो भरपूर तरीके से उठा रहे हैं। राशन उठाने के बाद क्या हो रहा है, उनको जो 400 की मजदूरी करने वाला व्यक्ति, अरे चलो यार आज तो हमारी राशन की व्यवस्था हो गई, कल कमाएंगे, तो इससे कहीं ना कहीं बेरोजगारी में बढ़ावा मिल रहा है, बेरोजगारी बढ़ावा मिल रहा है, मैं ये मानता हूँ।
एक तरह से सरकार आत्मनिर्भर या स्वावलंबी न बना के जो है परावलंबी बना दे रहा है और एक तरीके से पंगु बना रहा है। जैसे कि अब लोग राशन तो ऐसा कोई नहीं है जो व्यक्ति अगर अपने यहाँ मैं बता दूँ तो अगर आप सर्वे हमारे गाँव में करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे। अपने गाँव की बात नहीं कर, मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ, जो राशन लेने के लिए पात्र नहीं है वास्तव में, लेकिन फिर भी वो राशन ले रहे हैं। राशन लेके जो है कि अगर सही मायने में कहा जाए तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो राशन लेके अपना जो बाइक पे पल्सर पे रखते हैं और मोदी जी को गरियाते हुए जाते हैं, काम चोर बना रहा है हम लोगों को। सामने आती है। बिल्कुल सही बात है। तो इसको आप ये करें कि अगर अवेयरनेस जागरूकता अगर फैलाई जाए तो लोग जो सिलेंडर नहीं यूज कर रहे थे वो करेंगे। चलिए प्रधान जी, दूसरा सवाल जो है कि 2015 में मोदी जी ने दिल्ली के प्राचीर से, जो कि पहली बार भारत में, आजाद भारत में पहली बार हमारे कार्यकाल में 1 साल कार्यकाल हमारे गांव में करीब 12 शौचालय। उसके पहले जो हमारे पूर्व प्रधान थे उनके कार्यकाल में काफ़ी ज़्यादा लगभग हर घर में शौचालय, उनका जो हर घर का मिशन था शौचालय का, वो उन्होंने मोदी जी ने जो है गांव-गांव में हर घर में शौचालय दिया। और जहाँ तक स्वच्छ भारत की बात आप कर रहे हैं तो शौचालय बनने से स्वच्छता में कहीं ना कहीं से बढ़ावा आया। लोग जो बाहर खेतों में हम गाँव में जा रहे थे, जो गंदगी कर रहे थे, उस चीज़ों में कमी आई। नहीं, ये तो मैं मानता हूँ कि हम लोग भी चाय पीते हैं तो पहले पूर्वा फेंक देते हैं, हाँ, अब हम लोग डस्टबिन ढूंढते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। इसमें तो कोई बुरा नहीं है, अपने अंदर परिवर्तन आया है। लेकिन प्रधान जी, ये हमारे आपकी मेंटेलिटी है ना कि हम लोग डस्टबिन खोज रहे हैं। और आपके गांव की जो मैंने रिवर्स कर रहा हूँ मैं, जो सर्वे हुई है उसमें ये स्थिति है शौचालय में कि बकरी बंधी है, उसे रखे हुए, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। और घास बंधे तो क्या नहीं लगता कि मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि ये जो सरकार जो फंड देती है विकास के कार्यों के, चाहे स्टेट गवर्नमेंट दे चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट दे, ये फंड वो कोई बिजनेस तो करते नहीं है, वो तो राज सत्ता और ऐश्वर्य की प्राप्ति करने के लिए होती है। अब हमारे टैक्स के पैसे से वो करते हैं, तो क्या नहीं लगता कि ये इस तरीके की चीजें ला के वो सरकार जो है जनता के पैसा की बर्बादी, क्योंकि उज्ज्वला योजना पूरी तरह से फ्लॉप योजना है। हो सकता है आपके गाँव में सक्सेस हो, लेकिन फ्लॉप योजना है। तो जैसे उज्ज्वला योजना की पर पैसा बर्बाद किया गया पानी की तरह, वैसे क्या हमारे और इस पे जो है स्वच्छ भारत मिशन पे नहीं बर्बाद किया गया? देखिए, जो आप पहले मैं आपको बता दूं, जो आप बकरी बांधने वाली बात और भूसे रखने वाली बात करें, ऐसा कुछ हमारे गांव में, हमारे यहाँ सरकार में नहीं है। अगर ऐसा आपके पास कोई वीडियो है या कोई ऐसा फोटो दिखा सकते हैं, हाँ हमारे पास दिखा दीजिएगा। और जो हमारे कार्यकाल में 12 शौचालय बने हैं, आप जाके उसका सर्वे करके आइए, अभी एकदम चकाचक। नहीं, आप इससे ये नहीं, और जब आप फंडिंग की बात कर रहे हैं तो वास्तव में 12,000 रुपए वो पैसा शौचालय बनाने के लिए पर्याप्त नहीं। अब तो सुनते हैं कि फंड जो है डायरेक्ट जो है लाभार्थी के खाते में जा रहा है। तो जो ये लाभार्थी, जैसे मान लीजिए मैं लाभार्थी हूँ, ये मेरे लिए बड़ा यक्ष प्रश्न है। कई व्यूअर्स हमसे पूछे क्वेश्चन मार्क करके कि जैसे मैं लाभार्थी हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, तो उस पैसे को मैंने सही उपयोग किया कि नहीं किया, उसका जवाबदेही जो है, मतलब जो उसका पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं, वो पर्यवेक्षक कौन होता है? आप होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, बीडीओ होते हैं, वीडियो पंचायत होते हैं कि सीडीओ होते हैं, कौन होता है? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि ब्लॉक से जियो टैग करने के लिए आगे रखे हुए हैं। आप जहाँ शौचालय बन रहे हैं वहाँ शौचालय एक उसकी 2 किस्तें आती हैं शौचालय की, 6,000 की एक, 6,000 की। तो पहला किस्त गवर्नमेंट जब भेजती है, उसके बाद शौचालय का जियो टैग करते हैं। आप शौचालय में काम लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, उसकी सारी फोटो होती है। शौचालय बनने के बाद एक जियो टैग होता है, उसकी फोटो होती है, जिसके नाम से शौचालय। प्रश्न कई व्यूअर्स हमसे पूछे क्वेश्चन मार्क करके कि जैसे मैं लाभार्थी हूँ, मेरे अकाउंट में पैसा आ गया, तो उस पैसे को मैंने सही उपयोग किया कि नहीं किया, उसका जवाबदेही जो है, मतलब जो उसका पर्यवेक्षक जिसको बोलते हैं, वो पर्यवेक्षक कौन होता है? आप होते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, बीडीओ होते हैं, वीडियो पंचायत होते हैं कि सीडीओ होते हैं, कौन होता है? देखिए, मैं बताऊँ आपको कि ब्लॉक से जियो टैग करने के लिए आगे रखे हुए हैं। आप जहाँ शौचालय बन रहे हैं वहाँ शौचालय एक उसकी 2 किस्तें आती हैं शौचालय की, 6,000 की एक, 6,000 की। तो पहला किस्त गवर्नमेंट जब भेजती है, उसके बाद शौचालय का जियो टैग करते हैं। आप शौचालय में काम लगाए हैं कि नहीं लगाए हैं, उसकी सारी फोटो होती है। शौचालय बनने के बाद एक जियो टैग होता है, उसकी फोटो होती है, जिसके नाम से शौचालय उसके सामने खड़ा करके, ठीक है। और शौचालय बन जाए तो दूसरी किस्त उसके बाद आती है। मतलब पहला आपको पूरा पैसा लगाना है, एक किस्त आपको गवर्नमेंट देगी, आप दूसरा किस्त अपने पैसे लगाएंगे, उस पर शौचालय तैयार हो जाएगी, तब आपको शौचालय का पैसा जो आएगा। फिर वही मामला आके प्रधान जी फिर फंसा कि जो व्यक्ति 200 रुपया 300 रुपया कमा रहा हो, उससे आप करें कि शौचालय में आप पैसा लगाइए।
फिर वो फंडिंग आएगी। तो क्या वो जो आप लोग का पैरामीटर है शौचालय का, उस पैरामीटर को खराब कर पाता है? देखिए ऐसा नहीं है कि 200-300 रुपये कमाने में। आपको बता दो, अगर कहीं चले जाएंगे दिहाड़ी पे काम मजदूर ढूंढने, इसमें एक लेबर को आप ढूंढने जाएंगे, आप जाएंगे वहाँ पे तो वो बोलेगा भैया मैं दिहाड़ी का 450 लूँगा तो काम करूँगा। प्रधान जी, मैं यहाँ 500 पे मैं रुपये रोकूंगा। क्या आपको लगता है कि 365 दिन काम मिलता है? किसको? जो दिहाड़ी पे जाता है 365 दिन काम मिलता है? नहीं, ये बात सही है, 365 दिन काम नहीं मिल पाता। जब आप सरकार की तरफ से क्यों 100 दिन दे रहे हैं, तो बताइए कैसे ये संभव है कि मार्केट में उसको मिल जाएगा? 100 दिन का जो रोजगार है ना, उसका भी तो सुनते हैं पैसा बजट मैं उसको सही नहीं मानता हूँ, क्योंकि ना ये होता है कि आदमी देखिए 207 रुपये का नरेगा का मजदूरी है, 260, ठीक 207 207। अब 207 रुपये में जो आदमी नरेगा में काम करेगा वो आदमी 450 रुपये में प्राइवेट काम करेगा। तो नरेगा का काम करने के लोग नरेगा का काम करने तो सर नरेगा में भी तो होता है कि मास्टर लोग होते रहते हैं, उसके बाद है कि जॉब कार्ड बन जाते हैं, नए भी पहुंचे। ये मैं आपकी बात जनरली बात है, 10 लेबर लगे हैं, 50 लेबर के पेमेंट कर दिया गया, फिर अंडर टेबल उसको पैसा को वापस रिवर्स कर लिया गया, ये भी चीज। मैं बताऊँ आपको, हमारे गाँव में जो मेरा गाँव साहबाबाद थोड़ा शहरी तरह जी, यहाँ पे नरेगा का काम माइनर, कच्चा या पक्का दोनों नरेगा का काम समझ लीजिए कि आप मैं बता दूं कि पूरे साल मिला के जो 10,000 का काम ही हो जाए। 10,000 20,000 का काम, उसके ऊपर कोई काम होने वाला नहीं है, कोई काम ही नहीं। इसीलिए हम अपने डिपार्टमेंट को बुलाए, हम तुरंत इसी ने हमारा देखिए कुछ काम है तो बताइए नरेगा का काम किया जाए, कच्चा काम भी किया, क्योंकि सेक्रेटरी साहब के भी ऊपर प्रेशर होता है कि कच्चा काम कराइए, गाँव में 60% कच्चा काम कराएंगे। चाहता हूँ कि और हमारे व्यूअर्स जो कि संविधान के अनुसूची 11, संविधान में अनुसूची 11 है, 5 भाग होते हैं, उसमें अनुसूचियाँ होती हैं। अनुसूची 11 तक प्रधान की पावर दी गई है, जो कि अनुच्छेद 243 के तहत पंचायती राज व्यवस्था है। उसमें आपके कितने सब्जेक्ट हैं, और वो हमको थोड़ा सा अपने जो आपको बुक मिले हैं या पावर मिले हैं वो हमको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करें अपने व्यूअर्स को। दिखा सकता हूँ पावर की बात जो है, वो वहाँ पे ब्लॉक में एक मीटिंग थी, वहाँ ट्रेनिंग हम लोग की हो रही थी, ट्रेनिंग की वो बुक मिला था, बुक कॉपी सारा कुछ जो है कि जो भी मतलब इंस्ट्रूमेंट ये हम मतलब ये हमें मिला था। तो पावर की जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, अधिकार मैं समझ रहा हूँ। हमारे यहाँ देखिए चुनाव जीतने के बाद मैं सबसे ज़्यादा परेशान हुआ अपने गांव की जनता से। कुछ लोग ऐसे हैं जो काम करने नहीं दे रहे हैं, काम मैं करना चाह रहा हूँ लेकिन काम लोग करने नहीं दे रहे हैं। इसका प्रत्यक्ष उदाहरण अभी आप हमारे बगल में जाएंगे, हमारे यहाँ सबसे बड़ी समस्या एकदम जो 370 वाली समस्या कह सकते हैं। अच्छा। हाँ, वो सीवर जी। सीवर की समस्या, नाले की समस्या हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा। जैसे कि जहाँ शर्माचार कोटा से एक नाला सीवर बना हुआ, वहाँ पे पानी जा रहा था, पूरी गाँव का सीवर का पानी था, एक जगह कलेक्ट हुआ। मेरे चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक, लेकिन जहाँ पे पानी सीवर का जाता था वहाँ के आखिरी 3 चैम्बर को वहाँ के लोकल लोगों द्वारा मिट्टी डाल के पाट दिया। अब पाटने के बाद मैं इतना परेशान। अच्छा, दूसरी बात यह कि मैं जनता से लड़ाई तो करूँगा नहीं, मैं उनसे आग्रह करने के लिए वो लोग मेरे ऊपर आक्रोशित हो गए, नहीं पानी नहीं पहने देंगे, ये होगा वो होगा, नाना प्रकार की जो बातें थी ये होने लगी। आज मैं करीब 9 महीने 10 महीने से इतना परेशान हूँ अपने गाँव के सीवर को। मेरे आप जाएंगे तो भारत की आप बात करें तो बड़ा आत्मा बड़ा दुखी हूँ कि मैं चाह कर भी अपने गाँव को स्वच्छ नहीं बना पा रहा। बहुत बड़ी विडंबना है। और इसका मुख्य कारण जो आखिरी हमारे यहाँ जो सीवर का पानी जा रहा था, अभी देख लीजिए वहाँ के लोग 3 चैम्बरों पाट दिए और मैं चैम्बर खुलवाने का प्रयास किया, मुझे जबरदस्ती लड़ाई झगड़ा करने को उतारू। मैं SDM साहब के पास गया, मैं BDO साहब के पास गया, मैं ADO साहब के पास गया, मैं मतलब मैं बता दूँ आपको कि मैं CDO साहब तक के पास गया हूँ इस कागज को, लेकिन अभी तक हमारा जो है आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिला, समस्या का समाधान अभी तक नहीं हुआ। अभी करीब परसों नरसों के आसपास BDO साहब ने नया आदेश जारी किया सेक्रेटरी साहब को कि जो लोग चैम्बर बांटे हैं उनके खिलाफ जो है नोटिस जारी करिए। नोटिस वहाँ पे लड़के लेकर गए, वो नोटिस ले गए, वो लोग नोटिस लेने से इनकार कर दिया उन्होंने, और इनकार करने के बाद जो है कि इन लोगों को गाली गलौज देने लगे। फिर उसके बाद BDO साहब के पास पूरी जानकारी उनको दिया, तो वो बताया कि ऐसा है कि अब 7 दिन आप रुक जाइए, 7 दिन का समय रुक दिया गया, उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी आगे कार्रवाई।
ये तो काफी दुखद बात है। लेकिन और दूसरी बात है कि जनता को खुद जागरूक होना चाहिए। अब जनता खुद जो है नाला खोज रही है और सीवरेज खोज रही है, राजघराने का जो है वो खोजा जा रहा है और यहाँ पे जो है बंद किया जा रहा है। ये बड़ा ही मतलब डराने वाली बात है। प्रधान जी, तीसरे जो मैटर पे आते हैं हम लोग कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो कि नो डाउट ये बहुत ही शानदार योजना है, जिसमें कोई भी संदेह नहीं है, इसीलिए मैं इस पे ज़्यादा मैं क्वारी नहीं करता। तो ये इसके तहत आपने अभी तक कितने लोगों को नामांकन कर दिया है इसमें आवास में, और या फिर कितने लोगों को आवास अपनी और उसका अर्हता क्या होती है? हमारे कई व्यूअर जानना चाहते हैं कि अगर अर्हता हम लोग को पता चले तो हम लोग भी अपने प्रधान जी के पास जाके दूसरे जिले के लोग जाके मिल के बातें कर लें। देखिए, ऐसा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना हमारे गांव में, हमारे कार्यकाल में अभी करीब 11 आवास आए थे, जिनकी आईडी क्लियर है। तो उसमें 2 लोगों का आवास है कैंसिल हो गया, वो पात्र नहीं थे, तो बाकी 9 लोगों को आवास जो है कि दिया गया है और अभी उनका आवास बनना स्टार्ट होगा 15 अगस्त के बाद। वीडियो साहब बोले 15 अगस्त तक जो है कि सबके खाते में पैसा आना। प्रधान जी, जो कि कोरोना काल में जो कि पूरी लॉकडाउन थी और पूरे सब लोग वापस अपने अपने गांव लौट चले वापस, वो स्थिति आया हुआ था, तो आपके पास आपके गांव के भी बहुत लोग गए रहे होंगे करने और वापस आए। तो कोरोना काल में आपने जो है कितना उन लोगों को आर्थिक, सामाजिक और अन्य से कितना? देखिए, ये स्थिति बड़ी भयावह थी उस टाइम और उस दर्द के मंजर से हम लोगों ने काफ़ी करीब से देखा हुआ। ऐसे उस दर्द के मंजर को लोग मतलब इतना महसूस किया है कि लोग कोरोना काल में अगर कोई मुंबई से आ गए तो उस व्यक्ति को बड़े हे दृष्टि से गांव में देखा जाता था, ये वहाँ से आया है, ये बाहर से आया है, वो उसको मत आने दो। इस प्रकार का जैसे कि बैरिकेटिंग टाइप की व्यवस्था हो गई थी कि अरे नहीं, अपने गाँव सुरक्षित होना चाहते हैं, वो बाहर का व्यक्ति यहाँ पे ना आ पाए। और जैसे कि उस टाइम क्या हुआ था कि लोग घर में पैक हो गए थे, तो बड़ा दर्दनाक मंजर था। हम लोगों ने जहाँ तक हो सका भगवान ने जो भी दिया है हाथ मदद कर। हाँ, 1947 से ही ये गरीबों के लिए बेड का व्यवस्था किया गया। तो क्या आपको ये नहीं लगता कि ये पंप एंड शो है और ये चुनाव जीतने के लिए इतना बड़ा स्कैंडल है? कुछ बताएं। देखिए, ये जो आप सवाल कर रहे हैं, जहाँ तक मेरा मानना है कि 2014 के पहले भी देखिए राशन वितरण इसमें कोई हो रहा, और अब जो राशन वितरण हो रहा है उसमें कहीं आप देख सकते हैं थोड़ा सा हल्का सा प्लस कुछ ना कुछ हुआ है। प्लस इन द सेंस ये कि थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि कुछ शोबाजी हुई, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब सिर्फ जनता के पैसा की बर्बादी हुई। हाँ, ये हो रहा है कहीं देखा जाए तो। और राशन लोग ले रहे हैं, सही मायने में कहा जाए तो जो लोग लाभार्थी नहीं है वो लोग भी राशन पा रहे हैं, तो कुछ हद तक देखा जाए तो वोट बैंक ही रहेंगे। दूसरी बात ये भी है कि प्रधान जी, जो कि हमारे शहरी बेल्ट से जो हमारी सर्वे टीम ने काम किया उस पर ये रिजल्ट निकल गया कि जैसे कि मान लीजिए कि हमको डबल इंजन से मिल रहा है, गेहूँ चावल मिल रहे हैं, हम लोग को मान लीजिए जितने भी मिल रहे हों, ये मैं कंटिन्यू पूरी बता सकता, वो इकट्ठा किए और ले गए शहर में। अब जैसे वो मान लीजिए कि फ्री में हमको मिला तो वो 20 रुपया सेट है, बनिया के 20 रुपया सेट है कि 20 रुपया की किलो के हिसाब से देंगे, और वो सरकार का आया इधर से लेके उधर चला गया और फिर वो ले गया। तो क्या ऐसा नहीं लगता कि जो गरीब किसान इतना मेहनत करके उपजाऊ किया, आप जो है 22 रुपया खरीदते हो यार और देते हो 1 रुपया, कुछ लोगों को फ्री में देते हो, तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ये एकदम खूब मंडूक वाली स्थिति है और केवल मुल्क बनाया जा रहा है? ऐसा देखिए, कुछ हद तक ये देखा गया कि गवर्नमेंट को अपने तरफ से पूरा प्रयास कर रही है लोगों की घर घर तक खराब, लेकिन लोग क्या कर रहे हैं कि उसको जो अनाज कलेक्ट कर रहे हैं उसको और जगह अनेक जगह ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में बेच दे रहे हैं। ये पूरी तरह से गलत है। और जो हमारे किसान भाई जो भी अनाज इतनी मेहनत से जो है कि उसका उपज कर रहे हैं, पैदावार कर रहे हैं किसान, तो उसमें क्या है कि सरकार उनकी तरफ उनसे जो अनाज ले रही है और उस अनाज को लेकर के गवर्नमेंट जो फ्री में दे रही है, इसका क्या कॉन्सेप्ट है, कुछ ये क्लियर ठीक से नहीं हो पा रहा है। कहाँ पे निर्यात कर रहे हैं, कहाँ पे ये कर रहे हैं, थोड़ा सा ये चीज़ें संदेह। अच्छा, प्रधान जी, ये जानना चाहूँगा आपके प्रधान से लेके और ब्लॉक से या सीडीओ साहब से या सेक्रेटरी साहब से क्या कहीं कुछ ऐसा हो कि काम को लेके या वर्क को लेके या कुछ फंड को लेके कोई मन मुटाव या थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग ऐसा? नहीं, ऐसा तो कुछ हमारे यहाँ नहीं है।
तो हमारे सेक्रेटरी साहब बड़े अच्छे हैं और ऐसा तो मैंने सॉरी, आपके सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है? राजेश वर्मा। जी जी। तो व्यवस्था किया और उनको जो खाद बीज किया तो अनुदान के माध्यम से कितने लोग? क्योंकि हमारे यहाँ से तो कोई ऐसा अनुदान वगैरह नहीं किया है, मैंने क्लियर बोली। और दुकानों से जो है कि किसान जाके अपना खाद भी देते हैं और जहाँ भी सरकारी जगह से मिलता हो तो उसकी जानकारी होती है। अच्छा।